Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे शरीर में कई ऐसी जगह हैं जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, जिनको आप आम भाषा में जोड़ कहते हैं। कभी कभी कुछ वजहों के चलते इन हड्डियों में उभार बन जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। लोगों को लगता है जैसे एक अलग हड्डी ही निकल रही है। ऐसा खासतौर पर एड़ियों में होता है और इसको कहते हैं बोन स्पर। हमारे व्यूअर हैं मदन, 45 साल के हैं। फिलहाल वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं हम अपने शो पर इसके बारे में बात करें, डॉक्टर से पूछें कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। अब इस समस्या में काफ़ी दर्द भी होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि बोन स्पर आखिर होता क्या है। बोन स्पर का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी में आपकी बोन में से एक एबनॉर्मल ग्रोथ बोन की बन जाती है, एक छोटा सा ग्रोथ हो जाती है जो पेनफुल होती है। इसी को हम बोन स्पर कहते हैं। जो कॉमनेस्ट साइट है दैट इज़ हील, एड़ी के अंदर बोन स्पर बन जाता है। एड़ी के नीचे भी बन सकता है, एड़ी की बैक साइड में भी बन सकता है, जिसको हील स्पर आप कहते हैं। इसके साथ साथ एल्बो में बन सकता है, नी में बन सकता है, शोल्डर में बन सकता है। बोन स्पर हमेशा वहाँ पर बनता है जहाँ बोन पर कुछ लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है या मसल्स की अटैचमेंट होती है। लिगामेंट होता है जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है, और मसल्स तो आप जानते ही हैं जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जॉइंट के आसपास बोन से कनेक्टेड होते हैं, या तो जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं या जॉइंट को मोबिलिटी देते हैं। तो स्पर तब बनता है जब बोन के ऊपर लिगामेंट की वजह से या बोन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस होता है, यानी कि ज़्यादा खिंचाव होता है। ये खिंचाव वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरी यानी कि हम जानबूझ के कोई एक्टिविटी करते हैं, इनवॉलंटरी कि हमें पता ही नहीं है और बोन स्पर बन गया। तो जैसे एड़ी की बात करते हैं, हील में स्पर बनता है। काफ़ी लोग आते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं, पहला स्टेप रखते हैं, बहुत पेनफुल होता है, फिर थोड़ा सा चलते फिरते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। ये इसलिए बनता है कि जो हमारा फुट है उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होती है, बड़ी टफ स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं प्लांटर फेशिया, और एड़ी के पीछे एक मसल होती है जिसको हम टेंडो एक्लिस कहते हैं। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं। एज के साथ यानी कि 40-50 के आसपास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये श्रिंक होना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्ट्रक्चर शॉर्ट होना शुरू होती हैं, और जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुल यानी कि जो वो नॉर्मल की बजाय ज़्यादा पुल बोन के ऊपर लगता है, तो बोन में जहाँ टेंडन अटैच होता है या मसल अटैच होती है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, यानी कि फाइबर्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। टेंडन या मसल या लिगामेंट, वहाँ पर जैसे ही बोन्स कैल्शियम बनता है तो एक्सरे में वो बोन स्पर की तरह दिखता है और आपको पेन होता है। दूसरा कारण होता है वॉलंटरी, यानी कि हम जानबूझ के कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से बोन स्पर बन जाता है। तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है बॉडी बिल्डर्स में, जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो उनका हमने देखा है कि उनके शोल्डर्स में या उनकी एल्बोज़ में धीरे धीरे बोन स्पर बन जाते हैं। जब आप इतना वेट उठाएँ जिसके लिए कि आपकी बॉडी बनी नहीं है, फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी इतने वेट के लिए बनी नहीं है, और ये लोग क्योंकि डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली बहुत सारा वेट उठाते हैं जिम में, तो धीरे धीरे उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस की वजह से भी आपके जो टेंडन्स हैं जहाँ पर मसल बोन से अटैच होती है वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ भी स्पर बनता है और ये पेनफुल हो जाता है। इसी तरह घुटने में, जिसको कहते हैं हड्डी बढ़ जाती है, वो आर्थराइटिस की वजह से होता है, वो छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। तो ये सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बोन स्पर बनता है। कि जो कॉज है उसको ट्रीट करें, जो आपकी बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, चाहे वो इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी है, उसके लिए हमें, अगर आपको डीजनरेटिव है यानी कि आप 40-50 के आसपास हैं, आपको बोन स्पर बन गए, तो आपका जो फेशिया है, जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनको हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहिए, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाना चाहिए, तो आपके स्पर वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसी तरह मैं बॉडी बिल्डर्स या जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं जो लोग, उनको एडवाइस करूंगा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो भी हॉबी है या जो भी आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको वेट उठाना पड़ता है, उसको इस तरह से मॉडरेट करें कि आपके शरीर को नुकसान ना हो। अदरवाइज़ कई बार ये स्पर इतने बड़े बन जाते हैं कि आपको सर्जरी तक जाना पड़ता है। अगर फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं, पेनफुल है, तो हमें फिजियोथेरेपी करना चाहिए,
उस एरिया पर फिजियोथेरेपी करेंगे। कुछ मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती हैं, इस तरह की मशीन्स होती हैं जिससे उस एरिया में इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। आपको थोड़ा सा फुटवेयर चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जनरली 90% केसेस, रादर 95% केसेस इसी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो उसके बाद भी तकलीफ़ देते हैं, तो उस केस में कई बार हमें ओनली इन 5% केसेस बोन स्पर की सर्जरी भी करनी पड़ती है। बोन्स पर काफ़ी दर्दनाक समस्या है, हालांकि इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको जोड़ों में एक्स्ट्रा ग्रोथ महसूस हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दिल को हेल्दी रखने के लिए रोज़ाना कितना चलना चाहिए। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स अक्सर ये सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने दिल को हेल्दी रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो रोज़ तेज़ चलें या जॉगिंग करें। सही है, पर कितना? अपने दिल को बीमारियों के रिस्क से बचाने के लिए रोज कितना चलना चाहिए? ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक रिसर्च छपी है और उसके मुताबिक अगर आप रोज वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं तो आपको दिल की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्च में बहुत ही कमाल के आंकड़े भी सामने आए हैं, जैसे दिन में 10,000 कदम चलने से कम उम्र में दिल की बीमारी से मरने के चांसेस 39% तक कम हो जाते हैं। इतने कदम चलने के बाद अगर आप पूरे दिन बिस्तर पर भी पड़े रहें तब भी आपको कोई बीमारी या फिर कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इस रिसर्च में एक और कमाल की चीज़ देखने को मिली। जो लोग रोज़ाना लगभग 9,700 कदम चलते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है, और जो लोग 9,000 से 10,500 कदम चलते हैं रोज़, उनके जीवन में हार्ट अटैक के चांसेस 21% तक कम हो जाते हैं। इसलिए भले ही आप रोज़ एक्सरसाइज ना कर पा रहे हो, पर कम से कम तेज चलिए, जितना चल सकें उतना। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जब केले ऐसे दिखने लगे तो क्या इन्हें नहीं खाना चाहिए? क्या इन भूरे धब्बों का मतलब है केला सड़ गया है? केला एक ऐसा फल है जिसे खाना सबसे आसान होता है और सेहत के लिहाज से इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब केला ज़्यादा पक गया हो तो उसे नहीं खाना चाहिए, वो नुकसानदेह हो जाता है। तो क्या ये बात सही है? क्या केले के छिलके पर काले और भूरे रंग के धब्बे आने का मतलब है केला सड़ गया है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की उपासना शर्मा से। केले के छिलके पर काले धब्बे इसके सड़ने का नहीं बल्कि पकने का संकेत होते हैं। केले पर काले धब्बे TNF यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बताते हैं। TNF कैंसर से लड़ने वाला पदार्थ है। ये शरीर में असामान्य कोशिकाओं से लड़ने में मदद करता है और केले के छिलके पर जितने अधिक काले धब्बे दिखें उतना ही अधिक TNF होगा। इसके अलावा केले के छिलके पर जितने अधिक काले धब्बे होते हैं वो उतना ही पका हुआ होता है। ये देखने में भले ही अच्छा ना लगे लेकिन ये पौष्टिक होता है। पके हुए केले में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। पका केला हाई BP से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। पका केला पाचन में भी मदद करता है और केला नेचुरल एंटी एसिड होता है, यानी एसिडिटी से आराम देता है। सीने की जलन से तुरंत राहत दिलाने में भी मदद करता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जलन महसूस हो रही है तो आप केला खा सकते हैं, इससे कुछ ही मिनटों में आपको आराम मिल सकता है। दस्त की समस्या हो तो पका केला खाने से आपको बहुत मदद मिलती है। फाइबर होने की वजह से ये कब्ज में भी राहत देता है। उपासना बताती है कि कच्चे केले के अपने फायदे हैं और पके हुए केले के अपने फायदे, इसलिए आप ये दोनों ही तरह के केले खा सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को थोड़ा कम पका हुआ केला खाना चाहिए क्योंकि जैसे केला पकना शुरू हो जाता है उसका स्टार्च शुगर में तब्दील होने लगता है, यानी यह ब्लड शुगर बढ़ाने वाला हो जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट और क्या है उसके कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल chunav@lallantop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।